ये अरे देखना है, ये चेंज और कर देना है ना, रबड़ वाला। हाँ ठीक है, टीचिंग मोड, ठीक है, बस इसको चेंज करके दे देना। हाँ बेटा, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट बेटा, एकदम साइलेंट, पीछे। ठीक है, देखो बॉडी फ्लूइड, अच्छा रिजल्ट देख लिया ना जो आया था, रीनीट का जो रिजल्ट आया है, कोई खास चेंज नहीं हुआ है ना। एक बच्चे का मैक्सिमम चेंज देखने को मिला है, 36 रैंक का अंतर आया मैक्सिमम, किसी का 10 का आ रहा है, किसी का 5 का आ रहा है। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, समझे नहीं समझे। तो वो फ्लक्चुएशन तो तभी चेंज होगा जब रीनीट होगा, वो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट, समझ रहे हो, उतना आसान नहीं है। समझ गए ना मेरी बात, आसान नहीं है। समझ रहे हो क्या चीज, 300 नहीं, क्या बोल रहा है समझ नहीं आई। 300 करोड़, अच्छा क्या बात है, अच्छा ये बोल रहे हो, ठीक है। हाँ नो डाउट बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा भी समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट थोड़ी ढीली थी, इलेक्शन में लगी हुई थी, उसका फायदा उठाया माफिया लोगों ने, ठीक है, जो भी एंटी नहीं माफिया जो भी थे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लोग सिस्टम के भी लोग मिले होते हैं, ये पता होता है। पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता, उसका कोई एक छोटा सा नुमाइंदा बड़ा नहीं करेगा कभी भी, उसको अपनी पोस्ट की डर होगा। छोटा सा जो होता है ना, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, छप रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वहां से कुछ गड़बड़ हुई है तो। अब ठीक है क्या, आप बताओ। हाँ, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है वहां से हुआ हो, बट नेक्स्ट ईयर चीजें टाइट होंगी, आप समझ गए ना। नेक्स्ट ईयर तो होगा यार, मैं मान के चलो चीजें बहुत टाइट होंगी, तो अपनी तरफ से, थैंक यू मैम, हाँ अपनी तरफ से चीजें एकदम टाइट रखना, मतलब तैयारी बढ़िया रखना। सुनो मेरी बात, मैं वही तो बोल रहा हूं। देखो अगर वैसे तो अभी गवर्नमेंट का मेनली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा 8 तारीख को, ठीक है, बट जो कंडीशंस देखने को मिल रही है न्यूज के माध्यम से, उसमें तो लग रहा है कि नहीं होगा। समझ रहे हो, अचानक से हो जाए तो बात अलग है, पर इतना आसान नहीं है रीनीट कराना। हाँ समझ गए ना, तो रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर है, न के बराबर। सुप्रीम कोर्ट अचानक से कोई नहीं, अचानक से बेंच पे कोई ऐसा मतलब भगवान का रूप लेकर के आ जाए, बच्चों के हित में बोल दे, कह दे कि नहीं नहीं रीनीट कराते हैं, तो एक बात अलग है, नहीं तो वैसे तो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा है तो नहीं होगा, ठीक है। पर अगली साल चीजें टाइट होंगी, ठीक है, हो सकता है आगे जाकर के डिसीजन कुछ ऑनलाइन वाले भी आ जाएं, ठीक है, चीजें टाइट की जाएंगी, तो ये ध्यान रखना। इस बार हंगामा इतने बड़े लेवल पर हो गया है, तो चीजें चेंज होगी, अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ना, मतलब ये है ना। अगर ईमानदारी से काम होगा तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। क्या, अरे एक एक बोलो, कौन बोल रहा है, हाँ अब तू बैठ नीचे। कट ऑफ इस बेस पे नहीं आती है, ठीक है, वो तो हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, नीचे बैठ नीचे बैठ, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी लास्ट ईयर से, इस बार जो हुआ है वो एक चीज अलग है, वो सबको पता है। वापस आ जाओ, लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर याद हो मैंने ब्लड ग्रुप करा दिया था, ठीक है, टेस्ट का सिलेबस पूरा सर्कुलेटरी, नहीं 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 सॉरी सॉरी, अभी तो आपका ब्रीदिंग कंप्लीट रह गया है ना, कंप्लीट ब्रीदिंग, ठीक है। इसके अंदर से ब्लड वाला पार्ट में ऐड करूंगा, टेस्ट में ब्लड वाला पार्ट अभी बनाया नहीं है सिलेबस मैंने, ब्लड वाला पार्ट में ऐड कर दूंगा उसके अंदर, क्योंकि ब्लड वाला पार्ट तुम्हारा तैयार है। क्या, प्रैक्टिस शीट तो मैंने दे दी है पर प्रिंट नहीं हुई है, तो मैं एक काम करूं, प्रैक्टिस शीट तुम्हारी अभी उस पर डलवा दूं, चलेगा क्या। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन है सारे के सारे, चल जाएगा ना, तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। हाँ, आज शाम को मैं तुम्हारा उस पर डलवा दूंगा, कल तुम प्रिंट निकाल लेना, तो तुम्हें इतने बेहतरीन क्वेश्चन दे दूं, पूछो मत, अगर तुम प्रिंट, क्योंकि थोड़ा सा चीजें यहाँ से बैंगलोर फिर ये वो बहुत लंबा टाइम से लग रहा है, ठीक है ना। अभी देखो वो भी करवा रहे हैं, जो भी परमिशन लेने पड़ रही है तो टाइम लग रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो एकदम क्योंकि बिल बहुत लंबा बनता है, सारे सब पूरे सबका होता है, फिर सबका होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अभी चीजें घूम रही हैं, ठीक है। तब तक मैं एक काम कर रहा हूं, सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट में डाल रहा हूं ग्रुप पर अपने, ठीक है, बस ये कर लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन बहुत बेहतर है, मैं पहले ही कर रहा हूं, अगर तुमने वो लगा ली, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना, डाउट आएंगे नहीं क्योंकि तुमने जिस तरह से पढ़ रहे हो। वापस आ रहे हैं फटाफट तेजी से, एकदम साइलेंट हो जाना, पूरी ब्रेन मैपिंग करना, ठीक है, समझ रहे हो ना।
आवाज नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा व्हाट इज ब्लड, ठीक है, ब्लड में कोई डाउट है? ठीक है, ब्लड के बाद आगे बढ़ जाऊं ब्लड से, ठीक है, क्या एक बार रिवीजन करा दूं? रिवीजन वाले हाथ उठाओ फटाफट तेजी से, चलो थोड़ा फास्ट करा देता हूं, फास्ट। सबसे पहले ब्लड की बात की थी मैंने, ब्लड के हमने कंपोजिशन की बात की थी, ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने बात की थी फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करते हैं, कितना होता है 55% बेटा, लेकिन जब मैं रिवीजन कराऊंगा आवाज नहीं आनी चाहिए दोनों बेटा, जब रिवीजन कराऊंगा आंखें बंद करके बस मैपिंग कर लो, ठीक है, या पेज पलटना है पेज पलट लो, लेकिन बिल्कुल एकदम साइलेंट, ठीक है, जिसको आता भी है वो भी आंखें बंद करके ब्रेन मैपिंग कर ले, ठीक है, परमानेंट मेमोरी बनती है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं बीच में ना। कंपोजिशन की बात करते हैं, एक तरफ प्लाज्मा, एक तरफ मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट बताए थे। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब होता है सेल, प्लाज्मा 55% होता है, सेल 45% होती है। प्लाज्मा की अगर मैं बात करता हूं तो प्लाज्मा को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 हमने बोला था वाटर, अप्रोक्सीमेटली 90 से 92% होता है, परसेंटेज भूल जाते हैं, ये याद रखना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अप्रोक्सीमेटली 1% बताए थे, रिमेनिंग 8 to 9% मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताए थे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिड्यूसिंग ऑर्डर आइंस का याद रखना, वही भूलते हैं और क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। सबसे ज्यादा इसके अंदर मैंने क्लोराइड आयन बताए थे, सेकंड नंबर पर सोडियम आयन बताए थे, थर्ड नंबर पर पोटेशियम आयन बताए थे, फोर्थ नंबर पर कैल्शियम आयन बताए थे, और फिफ्थ नंबर पर मैग्नीशियम आयन बताए थे। ये रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रोटीन ध्यान रखना है। प्रोटीन की बात करते हैं, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, जिसमें एल्बुमिन सबसे छोटी थी, ओनली 4% होती है, परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन सबसे बड़ी होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.6 के आसपास इनकी परसेंटेज होती है, परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए। हाँ, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबुलिन, ठीक है, तो आप समझ रहे, ग्लोबुलिन नहीं सॉरी, इसकी परसेंटेज पॉइंट में होती है, किसकी, इसकी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन की, ठीक है, लगभग 0.6 के आसपास, ठीक है। हाँ, अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करता हूं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिडिल में आ जाती है, 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, पर परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इन सब के अंदर सबसे ज्यादा अगर होती है तो एल्बुमिन होती है। तीन बातें ध्यान रखनी है, प्रोटीन कैसी है, सबसे छोटी एल्बुमिन होती है, कहां बनती है, लिवर में बनती है, क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, यानी बॉडी की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरा हमने बात की थी यहां पर प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन कैसी है, सबसे बड़ी है, कहां बनती है, लिवर में बनती है, क्या करती है, आपको तुरंत बोलना है यहां पर, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है दोनों, मैंने मैकेनिज्म में बताया भी था। तीसरा हमने बात की थी ग्लोबुलिन, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा लिवर में बनती हैं, जो मिनरल्स और विटामिन के बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। गामा ग्लोबुलिन की अगर बात की जाए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये लिवर में नहीं बनती, अकेली प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल के थ्रू बनती है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात की जाए तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी इम्यूनिटी इसी पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, जो मैं 12th वाले चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ गए थे, आगे हमने बात की थी इसके अंदर, ठीक है, आपको उससे परसेंटेज ध्यान रखनी है, ग्लूकोज की कितनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की कितनी होती है, और यूरिया की कितनी होती है। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर बोलो या 100 ml ऑफ ब्लड एक ही बात है, ठीक है, डेसीलीटर लिखा होता है, कंफ्यूजन ना हो आपको। ऐसी हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 150 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डेटा वेरी करता है, पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसलिए मैंने अपना डेटा लिखा दिया है, ठीक है, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यूरिया का दे रखा है एनसीईआरटी में 20 से लेके 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मिडिल वैल्यू पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में 30 दे रखा हो, 35 दे रखा हो, ये नॉर्मल वैल्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलती है। फिर फाइनली हमने फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की थी, फॉर्म्ड एलिमेंट में इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट की अगर बात करते हैं तो साइज एंड शेप कैसा होता है इनका, परसेंटेज कितनी होती है, स्टार्टिंग परसेंटेज से करते हैं, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर MMQ, क्लियर है, बहुत ज्यादा नंबर होता है, एक MMQ में 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। अगर ये डेंसिटी बढ़ती जाए तो समझ लो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ रहा है, छोटे बच्चे में डेंसिटी ज्यादा होती है, ओल्ड एज के अंदर डेंसिटी कम होती है, यानी पर MMQ नंबर ऑफ आरबीसी छोटे बच्चे में ज्यादा होते हैं, ठीक है, और एज बढ़ने के साथ साथ पर MMQ नंबर ऑफ आरबीसी कम होता जाता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। साइज एंड शेप की बात करते हैं, मोस्टली मैमल्स में, मोस्टली का मतलब कुछ ऐसे हैं जो अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस हैं, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स आरबीसी कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, दोनों साइड से धसे हुए होते हैं, बाइकॉनकेव, क्लियर बिल्कुल, पहला। दूसरा एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा ये चीजें नहीं होती, खाली होती है इन मैच्योर आरबीसी,
इमेच्योर आरबीसी में सब चीजें होती हैं, ठीक है। जब आरबीसी नॉर्मल एक सेल की तरह होती है तब सब चीजें होती हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियस हीमोग्लोबिन को बनाना चालू कर देता है और धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स डीजनरेट होना चालू कर देते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि न्यूक्लियस सारे के सारे हीमोग्लोबिन को फिल कर देता है आरबीसी में और सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देता है, एपोप्टोसिस हो जाती है उनकी। तब न्यूक्लियस अलविदा कह करके, आरबीसी को अलविदा कह करके एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एक प्रक्रिया होती है, सेल किसी चीज को बाहर निकालती है उससे, तो न्यूक्लियस को सेल बाहर निकाल देती है और अंदर एक डब्बा बचता है। आरबीसी एक डब्बा की तरह काम करती है, इट इज अ पैकेट जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है और कुछ भी नहीं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। फिर फाइनली हमने बात की थी बेटा कि इसका बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म नहीं होने का मेन पर्पस है ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करना, कि आरबीसी कम से कम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करे। यहां तक कोई डाउट था? नहीं। फाइनली हमने बढ़े थे, ठीक है। हमने बात की थी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है। मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म नहीं बना, ठीक है, तो आप बोलोगे आरबीसी योक सैक में बनती है। धीरे धीरे लिवर, स्प्लीन एटसेट्रा ये सब चीजें बनती हैं, तो आरबीसी को बनाने वाले स्टेम सेल माइग्रेट होकर के वहां पहुंच जाते हैं, फिर एरेथ्रोपोइसिस वहां होती है। जब उस एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो बन जाता है, तो रेड बोन मैरो में फाइनली आरबीसी को बनाने वाले स्टेम सेल पहुंच जाते हैं, फिर आरबीसी का फॉर्मेशन वहां होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? मैंने बताया था आरबीसी को बनाने वाले स्टेम सेल पहले ब्लास्ट सेल बनाते हैं, जैसे इरेथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, उनसे फिर साइट बनते हैं। ब्लास्ट का मतलब जिसके अंदर डिवीजन की हाई कैपेबिलिटी होती है, जो कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं, वो ब्लास्ट सेल हैं। जिनमें डिवीजन स्लो हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो साइट होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है। ल्यूको मतलब व्हाइट, इरेथ्रो मतलब रेड, और थ्रोम्बो मतलब क्लॉट करने वाले प्लेटलेट्स की बात चल रही है। क्लियर है? ये टर्म्स याद रखना। फिर फाइनली हमने इसके बाद बात की थी 120 दिन बाद आरबीसी को मार दिया जाता है। उसका जो कब्रगाह होता है वो क्या होता है? ठीक है, स्प्लीन। आंखें फाड़ के आप रिवीजन करो, तुम्हें आंखें बंद करके मैं करता हूं, तुम सो जाते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, जो भी है आंखें खोल करके फिर, मतलब ये आदत डालो यार, ठीक है। आप समझ रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मैं मुझे बस एक चीज मतलब तुम्हारी एज पर था, तो मेरे अंदर एक, मैं दिल की बात बता रहा हूं, मेरे अंदर तुम्हारी एज लगभग तुमसे थोड़ा बड़ा और हो गया हूँ, लगभग तुम्हारी एज पर मेरे अंदर एक चीज आ गई थी यार, सुपर नेचुरल पावर कैसे ली जाती है, सुपर नेचुरल पावर को कैसे आप गेन कर सकते हो, चाहे उसको छोटा सा अंश ही मिल जाए, मतलब ये चीज आ गई थी। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा, समझ रहे हो, आध्यात्मिक स्टडी करनी चालू कर दी, ठीक है। चीजें समझी मैंने कि एक्चुअल में सुपर नेचुरल पावर हमारे अंदर है, बहुत है। नेचर ने इंसान को ही सबसे ज्यादा पावर दी है, पर हम उसको क्या कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ब्रेन को, बस मेडिटेशन के लिए मैं क्यों बच्चों से कहता हूं 10 मिनट मेडिटेट किया करो। मेडिटेट, बस मेडिटेट का मतलब इतना होता है कि अपने ऊपर ध्यान दिया करो, ओनली 10 मिनट्स। जब भी शांति से बैठो, ठीक है, कभी भी बैठो कमरे के अंदर, थोड़ा सा आंखें बंद करके मैं बोलूंगा तुम सो जाओगे, तभी तुम्हें डर लगता है मेडिटेशन की, तुम बोलूंगा तुम मालूम पड़ा 10 मिनट में सो गए, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब होता है आंखें बंद करके अपनी श्वास, अपने इनहेल एक्सेल पर ध्यान देना। 10 मिनट कर लो, देखो तुम्हारे अंदर क्या चेंज नजर ना जाए तुम्हारे अंदर, ठीक है। कुछ मत करो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपनी बैकबोन स्ट्रेट रखो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, इनहेल, और इनहेल को फील करो कि यार यहाँ जा रही है पेट की तरफ, फिर एक्सेल, फिर आप बाहर निकल रही है, पर सोना नहीं है। इसलिए अभी मैं ब्रेन मैपिंग की इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेडिटेशन भी हो जाएगा और एक्चुअल में जो साइनेप्स बनता है ना ब्रेन के अंदर, वो भी बन जाएगा, और मैं पूरा एकदम गुनगुना करके पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। आगे जब 4-5 चैप्टर होंगे तो मैं एक क्लास लगाया करूंगा रिवीजन की, एक क्लास पूरा चैप्टर रिवीजन, एक क्लास पूरा चैप्टर रिवीजन। पर तुम सो जाओगे फिर थोड़ी ना करा पाऊंगा मैं, ठीक है, फिर तो उल्टा हो गया ना। अब इधर आ जाओ, ओके। सो तो नहीं रहे हो? नींद आए तो 5 बार गहरी सांस लिया करो, 5 टाइम। कुत्तों जैसे सांस लोगे तो उम्र कम हो जाएगी, समझ रहे हो? जो लोग वास्तव में जो मेडिटेट करते हैं उनकी डीप ब्रीथ होती है, ब्रीदिंग बहुत स्लो होती है। जिसकी ब्रीदिंग जितनी स्लो होती है उसकी उम्र उतनी ज्यादा होती है, जिसकी ब्रीदिंग जितनी तेज होती है उसकी उम्र उतनी कम होती है। कोई भी साइंस के हिसाब से एनिमल का एग्जाम्पल उठा लो, जो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, जो स्लो ब्रीदिंग करते हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। कोई भी एनिमल उठा लो, कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है, उसकी ब्रीदिंग सबसे स्लो होती है, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए तो मेडिटेशन में कहा गया है जो ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर लेते हैं वो अपनी उम्र 100, 150, 200 जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, नींद पर कंट्रोल कर सकते हैं, 3 घंटे उनके लिए बहुत है। क्योंकि नींद क्यों कर लेते हो? सोने के लिए, रेस्ट के लिए तो लेते हो, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, वो रिपेयर वहां से कर लेते हैं। तो चीजों को थोड़ा थोड़ा समझो, मैं ये नहीं कह रहा करो, पर समझो तो सही, ठीक है।
वापस वापस चलें, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है बेटा? नहीं है। फिर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। 120 दिन बाद आरबीसी को मार दिया जाता है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन एक्चुअल में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ब्लड बैंक भी है और मारा भी जा रहा है। एक्चुअल में स्प्लीन जब पढ़ाऊंगा मैं इम्यूनिटी के अंदर, तो दो पल्प होती है, रेड पल्प और व्हाइट पल्प, दोनों आरबीसी के अंदर होती है। व्हाइट पल्प जहां होती है वहां लिम्फ भरा हुआ है, और लिम्फ के अंदर कब्र बनाने वाले सेल फैगोसिटिक सेल है जो ऑलरेडी आरबीसी को मार देते हैं। रेड पल्प है वही फूला हुआ पार्ट है जिसमें हाईली डेंस यानी कम जगह में ज्यादा आरबीसी स्टोर हो रखे हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोल सकते हो आप, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ठीक है, छोटी सी लाइन लिख रखी है नीचे। फाइनली डब्ल्यूबीसी पर आ गए थे, ये थोड़ा ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का नंबर कंपैरेटिव कम होता है, ओनली 1000 में, 6000 से 8000 के बीच में, समझ गए ना? हाँ, दूसरी मैंने बात की थी, दो टर्म मत भूल जाना, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया, दोनों के केस में नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, पर साइटोसिस टर्म आ जाए तो समझना किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा, ठीक है। ल्यूकेमिया, अगर कैंसर की वजह से डब्ल्यूबीसी नंबर बढ़ता है तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। क्लियर बिल्कुल? ठीक है। फाइनली मैंने क्लासिफिकेशन कराया था ग्रेन्युलो और ए ग्रेन्युलो। ए ग्रेन्युलो में दो ही बताए थे मैंने आपको, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जबकि ग्रेन्युलोसाइट में तीन बताए थे, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्लियर बिल्कुल? ठीक है। अगर मैं की परसेंटेज की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसी पर आता है, मैक्सिमम कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। नंबर सेकंड पर कौन आते हैं? मोनोसाइट, मोनोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट। नंबर थर्ड पर कौन आते हैं? नंबर फोर्थ पर कौन आते हैं? कौन? इयोसिनोफिल्स नंबर फोर्थ पर, और नंबर 5 पर, समझ गया ना मेरी बात? ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ध्यान रखनी है आपको किस तरीके से ये इसका परसेंटेज है, इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूक्लियस तो आप समझते हो, मल्टीलोब नजर आ रहा है तो न्यूट्रोफिल्स है, इसलिए इनको पीएमएनएल बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, क्योंकि न्यूक्लियस में 4 लोब भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। एस शेप न्यूक्लियस, एस शेप या तीन लोब वाला एस शेप न्यूक्लियस कहां मिलेगा? बेसोफिल्स। 2 लोब वाला हेडफोन शेप न्यूक्लियस कहां मिलेगा? ठीक है। किडनी शेप कहां मिलेगा? और ओवल शेप कहां मिलेगा? राउंड, लिम्फोसाइट। इसमें कोई डाउट था? नहीं था। फाइनली हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है। हमने बस फंक्शन की बात की थी जो तुम्हें याद रखना है। फैगोसिटिक नेचर, फैगो मतलब खाना, सिटिक मतलब सेल का, सिर्फ दो ही टाइप के सेल हैं, एक तो मैंने बताया था आपको मोनोसाइट और एक न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा फैगोसिटिक नेचर की कोई नहीं होती, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करते हैं? लिम्फोसाइट करते हैं, ठीक है। आपसे कहूं कि एंटी कैंसरस और एंटी वायरल प्रॉपर्टी कौन रखते हैं? ये भी लिम्फोसाइट रखते हैं, टी लिम्फोसाइट, याद आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिल्स, ठीक है। अगर आपसे कहूं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लामेशन में, तो आप बोलोगे बेसोफिल्स। ये क्लियर था बिल्कुल? ये क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, ठीक है। फाइनली हमने आगे बढ़ गए थे, ठीक है। प्लेटिलेट्स की बात की थी। प्लेटिलेट्स के अंदर मैंने बताया था मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों से बनते हैं, उनके टुकड़े हैं, पर उन टुकड़ों में न्यूक्लियस नहीं होता, उन टुकड़ों में क्या भरा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कोई डाउट था बेटा? हाँ, ये मैमल्स में ही मिलते हैं, अदर देन मैमल्स प्लेटिलेट्स नहीं होते। वहां पर एक अलग टाइप के सेल्स होते हैं, स्पिंडल सेल बोलते हैं, जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराई। क्लियर बिल्कुल? अरे हाँ या ना? ठीक है। नंबर ध्यान रखना, नंबर इनका लैक्स में होता है, 1.5 से 3.5 लाख के आसपास होता है, इतना लाख, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी भाई फ्रेगमेंटेशन से बनना, ये क्वेश्चन आता है किन सेल के? मेगा कैरियोसाइट। लाइफ स्पेन 1 वीक के आसपास होती है, डब्ल्यूबीसी की कुछ घंटों से लेकर के साल तक हो सकती है। क्लियर था बिल्कुल? चलो फिर फाइनली इसके बाद हमने बात की थी बेटा, एक टर्म बताया था मैंने, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर किसी भी चीज का पीनिया लगाया तो समझ लो नंबर ऑफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, नंबर कम हो रहा है। आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, बस ये ध्यान रखना है आपको। यहां तक कोई डाउट? पक्का? एकदम सेट है ना? फिर तुरंत ही मैंने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बता दिया था। मैकेनिज्म में मैंने बताया था अगर कहीं से भी वेसल्स रप्चर होते हैं तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, साथ समझना। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, इसको ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं और प्लेटिलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। पर पहले इंजर्ड टिश्यू थोड़ा सा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, वहां पर डिपोजिशन बढ़ा देगा प्लेटिलेट्स का, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां पर क्या हो? ज्यादा रिलीज हो।
जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है तो कैल्शियम से इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम से इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। कोई डाउट, यहां तक सेट है ना पूरा का पूरा। चलो फिर फाइनली मैंने बताया था ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स कास्केड सिस्टम, सॉरी ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कास्केड सिस्टम, कास्केड समझते हो, पंखा खुलवाया था मैंने किसी से, हाँ तो पंखा खोलता नहीं, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व थे, बहुत सारे इंटरमीडिएट इसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे, अगर एक भी इंटरमीडिएट गायब हो जाए बीच में से तो पंखा नहीं चलेगा। यानी एक ऐसा सिस्टम जो कई इंटरमीडिएट यानी कई, समझ रहे हो, कंपोनेंट के मिलने से चलता है, उसको कास्केड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कास्केड सिस्टम चलते हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक कास्केड सिस्टम का एग्जांपल है। कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक भी गायब हो गया तो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर था बिल्कुल। सबसे पहले क्या करता है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है जिससे कि क्लॉटिंग हो पाए, फिर जाकर के एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन जो बताई थी मैंने अभी, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। फिब्रिन क्या करता है, नेटवर्क बना लेता है, और नेटवर्क बनते ही, जाल बनते ही वहां पर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट क्लॉट, और एयर के कांटेक्ट में आने पर, कोई डाउट, पक्का सेट है ना पूरा। अब इसके बाद हम कहां गए थे, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में मैं दो बातें बताई थी बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसका सिर्फ एंटीजन काउंट करोगे, डोनेट करने वाले की बॉडी की हर चीज एंटीजन है, उसकी बॉडी की एंटीबॉडी भी रिसीवर के लिए एंटीजन का काम करेंगी। ठीक है, मेरी बॉडी से जो भी कुछ निकल रहा है दूसरी की बॉडी के लिए वो एंटीजन है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट दूसरी की बॉडी क्या काम करेगी, एंटीबॉडी काम करेगी। तो रिसीवर का एंटीबॉडी ध्यान रखो, डोनर का एंटीजन ध्यान रख लो, ये सेम नहीं होने चाहिए, पीछे बेटा ये सेम नहीं होने चाहिए। यहां तक कोई डाउट, पक्का, हाँ या ना, सेट है ना। चलो एक बात तो क्लियर है। ठीक है, फाइनली मैंने बताया था, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, हाँ बेटा तू ही बता, हाँ किसी का ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए वाला, और किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, मां कह दूंगा चुप, मैं खड़ा रहा, इधर कॉपी में मत देखना, जो देख रहे हो ना तो अपने संग धोखा कर रहे हो। ठीक है, ए वाला किस किस को दे सकता है, क्यों दे सकता है ए और ओ को, और किसी को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए, तो ए और ए मैच नहीं कर रहा, ए और ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात, समझे नहीं समझे, पर ओ के पास दोनों एंटी, अच्छा सॉरी ओ बोल गया मैं, ए और ए बी, ए और ए बी, हाँ अब बैठ जाए, ठीक है, ए और ए बी, ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो ए बी सबसे ले सकता है, यहां तो कोई डाउट, पक्का, किसी को नींद तो नहीं आ रही, देख लो उसी से पूछूंगा मैं, ठीक है पक्का, बगल में बेटा ये बैठा है, नहीं पीछे, ओ किस किस को दे सकता है, हाँ सबको दे सकता है, क्यों, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है, यूनिवर्सल डोनर, वो पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है या वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास आरएच एंटीजन भी नहीं है, आंखें बंद करके किसी को भी दे दो, नहीं आई या नहीं आई, पक्का, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल एसेप्टर कौन होता है, ए बी, बस 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 बहुत बढ़िया, यूनिवर्सल एसेप्टर ए बी, क्यों है यूनिवर्सल एसेप्टर ए बी, एक एसेप्टर कुछ भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास पर दोनों एंटीजन, कोई डाउट, पक्का, बैठो। अब हम बात करेंगे फाइनली, अच्छा ब्लड ग्रुप निकालना सीखे, अब तुम्हें वो बोतल पकड़ा दी जाए तो तुम ब्लड ग्रुप चेक कर लोगे, कितने लोगों को डाउट है नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, तुम्हें करवाया तो था, तुम थे नहीं क्लास में, वीडियो देख ली थी, अब तो कर लोगे ना, कुछ नहीं है, 3 बोतलें थी, तीनों के अंदर एंटीबॉडी थे, ए बी और आर एच, बस
RH एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आपका ब्लड किसी भी एंटीबॉडी की प्रेजेंस में क्लॉट हो रहा है तो वो इंडिकेटर है कि आपके ब्लड के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है। नहीं आया? अगर ए एंटीबॉडी डालने पर क्लॉट हो रहा है तो ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी डालने पर क्लॉट हो रहा है बी एंटीजन है, दोनों के डालने पर क्लॉट हो रहा है ए भी एंटीजन है, किसी के डालने पर भी क्लॉट नहीं हो रहा ओ है, आरएच के डालने पर डी वाला तीसरी शीशी थी तो आरएच एंटीजन है। कुछ था इसके अंदर क्या? सिंपल था। क्या चीज करवाया था भाई? दोनों क्लासों को कॉमन कराया था ना। और मैंने तुम्हारी क्लास तो बंद थी ना उस समय? कितने बजे तक चली थी? ऊपर तो क्लास चल रही थी। 3 बजे से स्टार्ट किया था मैंने। चलो अब इधर आ जाओ। हाँ ना, अब वीडियो बना दिया था इसलिए मैंने, उसको देख लेना, ठीक है। चलो आज का समझ में आ गया यहां तक। अब आरएच एंटीजन मैंने बताया था बेटा, अगर किसी की आरएच कहां से लिया हमने? रीसिस मंकी से। याद आ गया? ये चल रहा है ऐसी क्या है? अभी चल रहा है, बंद है? चलो अभी करवाते हैं इसको। ये क्यों बंद है भाई? बस तुम चालू कर सकते हो ना, ठीक है। चलो इसकी मैं बात करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, चीजें प्रॉपर हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलो अब मैं बात कर रहा हूं आरएच। मैंने बताया था अगर आरएच एंटीजन का केस है 80% पॉपुलेशन तो आरएच पॉजिटिव होती है, पर 20% आरएच नेगेटिव भी होती है। क्लियर है? 20% आरएच नेगेटिव भी होती है, ठीक है। पर क्या आरएच के केस में नेचुरल एंटीबॉडी मिलते हैं हमारी बॉडी में? नहीं मिलते। कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं होता आरएच के केस में। याद आया? जैसे ए के केस में बी, बी के केस में ए, पर आरएच के केस में कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। पर अगर मेरा आरएच पॉजिटिव किसी आरएच नेगेटिव को दे दिया जाए तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, वो हमारा इम्यून सिस्टम बना देगा। ये चीज जानते हो ना? जहां तक किसी को कोई डाउट था? अब आज मुझे कराना है आरएच इनकम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग, ठीक है। वो समझना होगा आपको थोड़ा सा, क्या है मिसमैचिंग। आरएच, अरे हाँ, आरएच पॉजिटिव, भाई मदर फादर का भी कॉम्बिनेशन है। फादर अगर आरएच पॉजिटिव हो और मदर आरएच नेगेटिव हो तो बच्चा कैसा हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो 50% बच्चे पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है अगर फादर आरएच पॉजिटिव है मदर आरएच नेगेटिव है तो 100% प्रोबेबिलिटी है बच्चा आरएच पॉजिटिव ही हो। वो डिपेंड करता है फादर होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो 50% पॉसिबिलिटी है और 50% पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ब्लड ग्रुप की नहीं, अभी मैं आरएच की बात कर रहा हूं, तू कहां से कहां पहुंच गया? ये तो सिखा दिया तेरे को मैंने सिंपल। अब ए में भी कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक्स आ जाएगी, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। बी में भी कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है। वो बना लो कॉम्बिनेशन चार्ट, सारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो? अभी हम बात कर रहे हैं किसी आरएच इनकम्पेटेबिलिटी की, क्योंकि आरएच इनकम्पेटेबिलिटी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो पूछते हैं, तो बस एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो 50% प्रोबेबिलिटी है और 50% प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहां तक कोई डाउट? तो आज ब्लड ग्रुप कंप्लीट कर देते हैं, आरएच वाला पार्ट, लिम्फ कंप्लीट कर देते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। अगर मैं आरएच ग्रुप तो बता ही दिया था मैंने, ठीक है। आरएच ग्रुप के अंदर मैंने आरएच इनकम्पेटेबिलिटी या मिसमैचिंग की बात की थी, याद हो है या नहीं? मिसमैचिंग कब होगी? मैं कंडीशन बता रहा हूं, मैं कंडीशन लिखता हूं हमेशा, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। कंडीशन क्या है? अगर मदर आरएच नेगेटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, समझ रहे हो? कंडीशन लिख रहा हूं मैं, मदर कैसी है? आरएच नेगेटिव। मदर आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव एक ही केस में आएगा, किस केस में आएगा? मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आर को, आरएच को, या डी से, डी से, क्योंकि एंटीजन डी होता है ना। अगर डी दोनों इस तरीके से हैं, डी डी दोनों स्मॉल हैं तभी तो नेगेटिव होगी। अगर एक कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया तो हेटेरोजाइगस पॉजिटिव हो गया, हाँ है ना? समझ में? अगर मदर आरएच नेगेटिव है, ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है, अच्छा मैं एक कॉम्बिनेशन लिख दूं, फादर का भी लिख देता हूं,
एनसीईआरटी फादर का लिखती नहीं है, वो फीटस का लिखती है। मैं अलग से नोटेबल पॉइंट में डालूंगा। फीटस कैसा होना चाहिए इसके केस में? RH पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कैपिटल डी, स्मॉल डी भी हो सकता है, कैपिटल डी, कैपिटल डी भी हो सकता है, ठीक है। यानी केस दो है यहां पर, ये भी केस है और एक ये भी केस है। कोई डाउट इसके अंदर? अगर ये कोई भी केस होता है फीटस का, तो पहला बेबी कैसा होगा? सॉरी, इसके केस में फीटस पॉजिटिव है, तो पहला बेबी नॉर्मल होगा या शो करेगा एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? नॉर्मल क्यों होगा भाई? क्योंकि मिसमैचिंग की बात चल रही है। अब मैं समझाता हूं मिसमैचिंग वाली बात। क्योंकि यहां मिसमैचिंग की बात चल रही है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस लेके चल रहा हूं मैं। किसका? फर्स्ट प्रेगनेंसी का अगर केस है, ठीक है, मान लो ये फीटस है, मान लो ये प्लेसेंटा है, इसके इस साइड मदर है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और अम्बिलिकल कॉर्ड से, ओहो, अम्बिलिकल कॉर्ड से कौन अटैच होता है? फीटस। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और यहां पर कौन अटैच होगा? मान लो ये फीटस है, ठीक है। मदर आरएस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जरा बताओ। मदर कैसी है? RH नेगेटिव। सब अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का अगर केस है और मदर RS नेगेटिव है और फीटस कैसा है? RH पॉजिटिव, यानी इसकी आरबीसी की सरफेस पे कौन लगा होगा? RH एंटीजन प्रेजेंट है, समझना, ठीक है। तो 9 मंथ के बाद, अभी मैं आपको बताया ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये इसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, समझ रहे हो। पर जब प्लेसेंटा कमजोर हो जाता है, 7वां 8वां 9वां महीना जो होता है, इसमें हो सकता है ये आरबीसी लीक कर जाए, हो सकता है ये लीक कर जाए, समझना। पर प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी प्रोबेबिलिटी है, पर लीक करने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, पर तब तक ये फीटस बन चुका होता है और इस पूरी मैकेनिज्म को होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यानी बच्चा लगभग लगभग बर्थ वाली कंडीशन पर आ जाता है, बाहर आने वाली कंडीशन पर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, आप समझना। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट में भी तो नॉर्मल हो जाएगा, समझे नहीं समझे? क्योंकि ये अलग हो जाएंगे, पर इसमें एक रिस्क रहेगा। क्या रहेगा? ये आरबीसी आफ्टर डिलीवरी क्या करेगी? मदर के अंदर एंटर कर जाएगी, समझ गए ना मेरी बात? अरे ऐसे समझो, मैं बना ही दूं डायग्राम, चलो चलो डायग्राम बना करके। फीटस तो बाहर आ गया ना, तो ये टूट गया, प्लेसेंटा ब्रेक हुआ, ये अलग हुआ ना, प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो फीटस की आरबीसी क्या होगी? जब बच्चा बाहर आ जाएगा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड हटेगी, तो दोनों का ब्लड मिक्स हो जाएगा ना, तो मिक्स होने पर बच्चे की आरबीसी कहां चली जाएगी? मदर के अंदर। जब बच्चे की आरबीसी मदर के अंदर जाएगी, तो मदर के लिए तो क्या है ये? ठीक है, एंटीजन। तो तुरंत मदर का इम्यून सिस्टम में कौन होंगे? बी लिम्फोसाइट। मदर के बी लिम्फोसाइट, जिनकी सरफेस पे कौन लगे होंगे? एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी लगे होते हैं मदर की बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर, जरा बताओ? IG, M भी हो सकते हैं, G नहीं होते, M हो सकते हैं, D हो सकते हैं, ये अभी नहीं बताऊंगा, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बस अभी समझो यहां पर एंटीबॉडी है, ठीक है। तुरंत कोई भी बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा, मदर के ब्लड में कोई भी एंटर करेगा, बी लिम्फोसाइट उसको घेर करके, ठीक है, उसको बाइंड कर लेंगे। बाइंड करते ही इनमें सेल डिवीजन होगा, दो टाइप के सेल बनेंगे, एक तो मेमोरी सेल बनेंगे, मेमोरी मेमोरी सेल्स, दूसरे कौन से बनेंगे? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, अगर मैं प्लाज्मा सेल्स की बात करूं तो प्लाज्मा सेल्स कौन से एंटीबॉडी बनाते हैं? पहली बार जब एंटर करेगा तो IgM एंटीबॉडी बनेंगे, IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, समझना मेरी बात। IgM बहुत बड़े होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं, बहुत बड़े साइज के एंटीबॉडी बनते हैं जब भी कोई भी एंटीजन पहली बार बॉडी में एंटर करेगा। ये 12th का पार्ट मैं इसमें जोड़ रहा हूं। 12th में हम पढ़ाते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, याद आया? इम्यूनिटी के पहली चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जब पहली बार कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, तो
ये क्या है, आईजीएम का निर्माण होगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, कैसी होती है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। इससे हमें खतरा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, सर यही एंटीबॉडी जो बन रही है, यही सेकंड प्रेगनेंसी कैसे बच्चे में एंटर कर जाएगी, इसको मार देगी ना, इससे खतरा नहीं है। समस्या है मेमोरी सेल से, आप समझ रहे हो, आईजीजी बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट। तो सबसे समस्या किसकी आती है, मेमोरी सेल। तो ये मेमोरी सेल बन चुके हैं, इनसे समस्या होगी आगे। पहली प्रेगनेंसी ठीक है, नॉर्मल है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फीटस यहां पर नॉर्मल है, ठीक है, फीटस तो नॉर्मल है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस से फीटस नॉर्मल होगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सेकंड प्रेगनेंसी। मदर को कुछ पता ही नहीं था कि क्या था, जो भी था उस समय दाई मां कंसेप्ट होता था, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक नहीं होते थे भाई, पहला बच्चा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब उस मदर ने सेकंड बेबी को कंसीव किया, समझना, उसी मदर ने सेकंड बेबी को कंसीव किया, और सेकंड बेबी मान लो पॉजिटिव ही है। अब समस्या आएगी, सेकंड बेबी कैसा है, आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव, सेम आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव का मतलब आरएच एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर लगा हुआ है, समझ गए ना मेरी बात, आरएच पॉजिटिव। सेकंड प्रेगनेंसी का केस है। अब क्या है, पहली प्रेगनेंसी में मेमोरी सेल बन चुके थे, हाँ या ना। अब समझना, जब मेमोरी सेल बन चुके हैं और गलती से भी, एक्चुअल में तो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, मदर की बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। सेकंड प्रेगनेंसी के केस में मदर की बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, ये भी एक केस इसमें केस स्टडी में लिखा हुआ था, तो वो वाला भी मैं जिक्र कर ले रहा हूं आपसे। एक तो बॉडी वीक हो जाती है, और जब छठवां सातवां नहीं, सातवां आठवां नवा, यानी तीसरा ट्राइमेस्टर, जानते हो ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है, हाँ, 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। पहले के 3 महीने पहला ट्राइमेस्टर, दूसरे के 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर, 2 ट्राइमेस्टर में पूरा बच्चा बन जाता है अच्छे से यूट्रस के अंदर। तीसरा ट्राइमेस्टर जो होता है वो बच्चे के मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए, जैसे आम बन चुका है, पकने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो तीसरे ट्राइमेस्टर में पकता है, ठीक है। जो मैच्योर हो रहा होता है, तब गलती से भी लीकेज हो जाए, एक आरबीसी भी लीक करके कहां चली जाए, मदर के ब्लड में, समझना, एक सिंगल आरबीसी भी गलती से लीक होकर कहां चली गई। और सेकंड प्रेगनेंसी में प्रोबेबिलिटी रहती है, रहती है, आप समझना, रहती है, ठीक है, छठवें सातवें आठवें नवें महीने के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है। तो रियल में तो डॉक्टर जो होते हैं वो कई इंजेक्शन लगाते हैं, पर यहां पर भी एनसीईआरटी एक ही इंजेक्शन की बात कर रही है। तो अगर ये चली जाए तो इसका इंटरेक्शन किससे होगा, तुरंत ही बॉडी में पहले से मेमोरी सेल बने हुए थे, ये मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल पहले से बने हुए थे, तुरंत इस बार से, इसको बोलते हैं सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स था जिसमें बी लिम्फोसाइट इनसे बाइंड करते हैं, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी में पहले से बने हुए मेमोरी सेल। बेटा तुझसे पूछूंगा अब, ठीक है, तो क्या मेमोरी सेल जो पहले से बने थे तुरंत इससे घेर लेंगे। ये कौन है, मेमोरी सेल, ध्यान रखना, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, ये क्या थे, बी लिम्फोसाइट। तो ये मेमोरी सेल इस आरएच एंटीजन से बाइंड करते हैं, किससे बाइंड कर रहे हैं, आरएच एंटीजन, आरएच पॉजिटिव फीटस है, उसके एंटीजन से बाइंड कर रहे हैं। अब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ये मेमोरी सेल किस में कन्वर्ट होंगे, ये फिर से कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के अंदर, ठीक है। पर मैं डायरेक्टली प्लाज्मा सेल बना दे रहा हूं, ठीक है, नहीं नहीं प्लाज्मा सेल बनाएंगे नहीं, ये तो एक्टिवेटेड है ना, तुरंत फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, ये तुरंत रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर पूरी सेल डिवीजन लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये तुरंत एंटीबॉडी बनाती है, एक्टिवेटेड है। फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, कौन से एंटीबॉडी बनेंगे, आईजीजी, समझ रहे हो, पहली बार जब एंटीबॉडी बनते हैं आईजीएम बनते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, दूसरी बार जब सेम एंटीजन एंटर करता है एंटीबॉडी बनते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। सबसे छोटे एंटीबॉडी कोई होते हैं, यही होते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, सबसे छोटे यही होते हैं, आईजीजी, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, बहुत ज्यादा आईजीजी बन जाते हैं, ये बन गए बहुत तेजी से। ये इम्यूनिटी के सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, इसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, याद आया, एनामिनेस्टिक इफेक्ट, तेजी से आईजीजी का फॉर्मेशन, जब सेम एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी में एंटर करता है तेजी से आईजीजी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं कोरिलेट करूंगा उसको जब इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा 12th वाला पार्ट,
तो सेम यही चीज आएगी। ये आईजीजी सबसे छोटे होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, तुरंत क्या काम करेंगे, लीक होते हैं, ये सीधे प्लेसेंटा को क्रॉस करके, सीधे प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या काम करेंगे, इस फीटस की आरबीसी से चिपक जाएंगे। समझना मेरी बात, इससे क्या हो जाएगा, इस फीटस को हो जाएगी जॉन्डिस, क्योंकि एनीमिया होगा पहले, आरबीसी का ब्रेकडाउन तेजी से होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। यानी यहां के केस में फर्स्ट बेबी कैसा होगा, फर्स्ट बेबी कैसा होगा, नॉर्मल, अरे हाँ है ना, पर सेकंड, समझना, सेकंड हो, थर्ड हो, एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या शो करेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस इन फीटस, फीटस के अंदर क्या हो जाएगी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस होगी, आरबीसी का कंटिन्यू ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा, एनेमिया। भाई जब फीटस में इरेथ्रोब्लास्टोसिस होगी तो एनीमिया होगा। अब एनीमिया होता है, आरबीसी का तेजी से ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होगा, तेजी से बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के टूटने से ही ब्लूरुबिन ब्लूबर्डिन बनते हैं, जिसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ब्लूरुबिन ब्लूबर्डिन बहुत तेजी से बनते हैं। जानते हैं ये वाली बात, तुम में से कौन बताएगा, जब पहली बार बच्चे का जन्म होता है तो उसको जॉन्डिस होती ही होती है, कारण क्या है, हाथ उठाओ, हर बच्चे को जॉन्डिस होती है, हाँ या ना, हर बच्चे को होती है, हर बच्चे को जन्म लेने के बाद हर बच्चे को जॉन्डिस होती है, ये यूनिवर्सल है, मतलब सत्य है, ऐसा होता है। कौन बताएगा क्यों होती है, हाँ हाँ, फर्स्ट बेबी जब बर्थ लेता है, बताएगा बेटा, हर बेबी जब भी, मतलब पहली बार, मैं फर्स्ट बेबी की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बेबी हो, जब भी बच्चे का जन्म होता है, दुनिया में आता है, तो उसको एक बार इनिशियल 7 दिनों के अंदर जॉन्डिस होती ही होती है, ठीक है। किसी को हंसती खेलती होती है, आती है चली जाती है, किसी को सीवियर हो जाती है, पर होती है, ये पक्का है। क्यों, क्यों, ना, अरे यार तुम्हें वास्तव में, तुम जरा भी तुमसे बगल में कंसेप्ट पूछूंगा तो फैल जाओगे, इसका मतलब ना, अरे भाई यार ऐसा कैसे हो जाएगा, क्लास में एक भी नहीं है, हाँ कहा, भाई तुम ऐसे सो जाते हो एकदम, डर है ही नहीं बिल्कुल क्लास में, हैं, इतनी गहरी नींद। अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है, कोई नहीं, हाँ हाँ रुको, क्यों भाई यार ऐसा कैसे, अरे बच्चे का हीमोग्लोबिन अलग होता है, हमारा हीमोग्लोबिन अलग होता है, हाँ तो यस सर बोल क्यों नहीं रहे हो, जो बच्चे का, बच्चे में भी फीटस की बात कर रहा हूं, नेचर ने फीटस को अलग टाइप का हीमोग्लोबिन दिया है, क्यों वो अलग टाइप का हीमोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन से बाइंड ही नहीं कर सकता, जानते हो ये वाली बात, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होती है, और बीटा चेन से एक पॉइजन बाइंड करता है, वो पॉइजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यार 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है, जानते हो ना, बीपीजी डीपीजी ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है ना, अगर ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है तो बनेगा, और बनेगा तो ये बीटा चेन से बाइंड करेगा, और बीटा चेन से बाइंड करेगा तो बीटा चेन कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन कभी भी 100% बाइंड ही नहीं करता, हमारे हीमोग्लोबिन में 100% सैचुरेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आप समझ रहे हो, फीटस का क्यों होता है, हमारा हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होता है, पहली बार समझ में आ गया, और बीटा चेन से ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट डीपीजी और बीपीजी जानते होगे, 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट या 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक ही बात है, ठीक है, बायोडाई एक ही बात होता है, वो बीटा चेन से बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके
परमानेंट बॉन्डिंग बना लेता है। परमानेंट का मतलब है ऑक्सीजन की बाइंडिंग रोक देता है। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन जन्म लेने के बाद कभी भी 100% सैचुरेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? पर फीटस कहां होता है? यूट्रस के अंदर। क्या वो अपने लंग से सांस ले सकता है? वो डिपेंड है मदर के ऊपर। तो नेचर ने कहा कि तू डिपेंड है। वो कहता सर मैं तो डिपेंड हूं, मदर सांस ही नहीं ले रही है तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? सांस वो नहीं ले रही, नहीं आया क्या? ये दम उसका घुट रहा है तो मुझे क्यों नहीं ऑक्सीजन मिल रही है? तो नेचर ने कहा तथास्तु, तुझे मैं नई टाइप का हीमोग्लोबिन देता हूं जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होगी। और गामा चेन कभी भी डीपीजी से बाइंड नहीं करेगा, यानी तेरी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी उस मदर से भी ज्यादा है। मदर का दम घुट रहा हो पर तुझे ऑक्सीजन मिलेगी, तू टेंशन मत कर। तभी तो यूट्रस में जब बेबी होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, जानते हो ना? पैरासाइट समझते हो? पैरासाइट का मतलब है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जिस पर पैरासाइट है उसको खा जाएगा, वो मार देगा। समझ रहे हो? उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तुम सब पैरासाइट हो इंक्लूडिंग मी। नहीं आया क्या? रहे थे। तभी तो कहते हैं कि मां का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। समझ में आया? ऐसे नहीं कहते, पूरी साइंस है इसके पीछे। तुम्हारी एक एक हड्डी मदर की हड्डियों के टूटने से, यानी समझ रहे, ब्रेक डाउन से बनी है, खुद थोड़ी ना बनी है। कैल्शियम तो वहीं से आया है सारा का सारा। समझ रहे हो? हाँ या ना? बस एक्चुअल में रियलिटी है। तो इसीलिए नेचर ने यूट्रस में जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसको गामा चेन दी। और गामा चेन की प्रेजेंस की वजह से उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी मदर की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी से ज्यादा होती है। समझ रहे हो? पर जैसे ही वो बाहर आता है तो नेचर कहती है बस अब नहीं, अब तू अपनी सांस खुद ले सकता है, हीमोग्लोबिन वापस दे। तुरंत तेजी से ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, तेजी से चेंजिंग होती है, सारा ब्लड रिप्लेस होता है, पूरी बॉडी का ब्लड रिप्लेस होता है। जब तेजी से ब्लड रिप्लेस होगा तो हीमोग्लोबिन चेंज होगा ना, टूटेगा ना, तो तेजी से आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ता है, तेजी से एनीमिया होता है, पर तुरंत नई आरबीसी बन भी रही होती है बहुत तेजी से। नहीं आया क्या? तो किसी के अंदर ये फ्लक्चुएट हो जाता है तो सीवियर जॉन्डिस हो जाती है। किसी किसी में सीवियर जॉन्डिस नहीं होती, हंसती खेलती पता ही नहीं चलती, 7 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। देखा होगा ठंडी के टाइम पर डॉक्टर कहता था बच्चे को धूप दिखाओ। समझ रहे हो? कहते हैं ना, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है, पर होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। किसी को मालूम पड़ पाता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब भी एनीमिया होगा और वो एनीमिया सीवियर हो रहा है तो जॉन्डिस होगी ही होगी। नहीं आया? क्योंकि बिलिरुबिन ब्लू बटन ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो बॉडी में येलोइशनेस आएगी। एनीमिया होगा तो क्या होगा? जॉन्डिस होगी होगी। अब जॉन्डिस और एनीमिया इसके अंदर तेजी से हो रहा है फीटस के अंदर। नहीं है? अभी बताया था ना, फीटस के अंदर जॉन्डिस और एनीमिया तेजी से हो रहा है, इसकी वजह से आरबीसी का ब्लास्ट, एराथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगी सेकंड बेबी को, सेकंड प्रेगनेंसी के इसमें, क्योंकि जॉन्डिस और एनीमिया तेजी से होगा। इसकी वजह से उसके डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कभी कभी बच्चा हो जाता है, फिर डॉक्टर कहता है यार तुम सीवियर एनीमिया हो रखा है, जॉन्डिस हो रखी है, स्प्लीनोमेगेली हो रखी है, स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ होता है, लिवर गड़बड़ हो रखा होता है, ठीक है, सूज गया होता है। तो डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत रेयर केस में बच्चा बच पाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है अक्सर कर। नहीं आया क्या? ठीक है, पर हम ये नहीं कह सकते यहाँ बच्चा मर ही जाएगा, पर हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ एनीमिया और जॉन्डिस हो जाती है, डेथ होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसको कहते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस, आरबीसी का ब्रेकडाउन। आई या नहीं आई? सेकंड थर्ड फर्स्ट इन सब केस में होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता ही दिया, हाँ या ना? अब इससे समझ में आया? आईजीजी और आईजीएम कंसेप्ट याद रखोगे। पहली बार आईजीएम बनते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, पर बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि आईजीएम आईजीजी नहीं, ये एंटीबॉडी बनते हैं, ये एंटीबॉडी जाकर के सेकंड बेबी को मार देते हैं, ऐसा बच्चा पढ़ता है। आया नहीं आया? इसकी वजह से मिसकंसेप्ट रहता है। हाँ, हमारे अंदर 12 अल्फा से दिक्कत नहीं है, बीटा और गामा से दिक्कत है। बच्चे के पास गामा होता है 2, हमारे पास 2 बीटा होता है, अल्फा तो उसके पास भी है, अल्फा हमारे पास भी है। अल्फा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्फा से कुछ बाइंड ही नहीं होता, ना कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है, आप समझ रहे हो ना? कार्बन डाइऑक्साइड चारों से बाइंड हो सकती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या डीपीजी बीपीजी की बात कर रहा हूँ, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट और 2,3 डाइफॉस्फो, ये से बीटा से बाइंड होते हैं। समझ रहे हो? इट इज डेंजरस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, इस केस को बचाया जा सकता है क्या?
जैसे अगर मैं इन बी लिम्फोसाइट को बाइंड ही ना होने दूं पहली बार फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में, तो मेमोरी सेल बनेंगे? अगर मेमोरी सेल नहीं बनेंगे तो मैं सेकंड बेबी को बचा लूंगा, सेकंड के केस में कर लूंगा, थर्ड को बचा लूंगा, यानी कैसे भी करके मेमोरी सेल ना बनने दूं, ये प्रोसेस ना होने दूं, तो सेकंड बेबी भी बच जाएगा। आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने ऐड कर दी है कि ठीक है, जो एक ट्रीटमेंट टाइप कह सकते हो या किस तरीके से आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, तो आप क्या करोगे फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में, किसके केस में? फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में ही आप यूज कर लो उस चीज को। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में ही आपने भाई जब प्लेसेंटा ब्रेक करेगा तो सीधा फर्स्ट आरबीसी एंटर करेगी इसके अंदर, फीटस की आरबीसी कहां एंटर करेगी? मदर के ब्लड के अंदर, जिसकी सरफेस पे क्या लगे होंगे? RH एंटीजन। ठीक है, आपने क्या किया, मदर के ब्लड के अंदर आर्टिफिशियली बने हुए एंटी-RH एंटीबॉडी, नहीं आया क्या? एंटी-RH एंटीबॉडी आपने ब्लड में इंजेक्ट कर दिए। ये एंटी-RH एंटीबॉडी आपने इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में क्या कर दिए? इंजेक्ट। इनके इंजेक्ट करने से क्या होगा? जो कंपनियां इसको बनाती है उसको रोगम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो एंटी-RH एंटीबॉडी बोलो या इसको यहां तक समझ में आया? फर्स्ट प्रेगनेंसी केस में करना पड़ेगा आपको। ये कैसा है? RH पॉजिटिव। मदर कैसी है? RH नेगेटिव। एंटीबॉडी आपने कह डाले एंटी-RH एंटीबॉडी, इनको रोगम एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। इससे क्या होगा? जो मेमोरी सेल थे इंतजार कर रहे थे कब, मेमोरी बोल रहा हूं, बी लिम्फोसाइड इंतजार कर रहे थे कब ये आरबीसी आएगी, हम उसको घेर के मेमोरी सेल बना पाएंगे, तो इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आगे मेमोरी सेल का फॉर्मेशन जब मेमोरी सेल नहीं बनेंगे तो सेकंड प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी। भाई सेकंड प्रेगनेंसी में मेमोरी सेल से खतरा था, एंटीबॉडी से खतरा नहीं था। ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई या नहीं आई? ये यहां तक अब बताओ कोई डाउट है? फर्स्ट बेबी सेकंड बेबी, हाँ बेटा। एक्चुअली रियल लाइफ में तो मैं बताऊं ये मल्टीपल टाइम दिया जाता है। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में भी लगाते हैं प्रिकॉशन के लिए, सेकंड में भी लगाते हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर में मल्टीपल टाइम लगाते हैं रियल में। पर एनसीईआरटी लिखती है जैसे ही बच्चा बाहर आता है प्लेसेंटा डिटैच होता है, एनसीईआरटी लाइन लिख दी है, दिस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली। ये क्या लिख रहे हैं? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। बच्चे के बाहर निकलते ही मदर के आसपास लगा दिए जाते हैं इंजेक्शन प्लेसेंटा के, जहां समझ रहे ना यहां पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो तो लगाते हैं रियल लाइफ में, प्रिकॉशन के लिए पहले लगाने चालू कर दिए जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, पहले लगाए जाते हैं। यहां तक समझ में आया? क्योंकि अब मेडिकल साइंस बढ़ चुकी है। मदर जैसी आरएच नेगेटिव ब्लड आता है भाई, पहली बार जब जाती है प्रेगनेंसी केस में, डॉक्टर की जब विजिट होती है फर्स्ट विजिट, उसमें ब्लड ग्रुप चेक होता है मदर का। अगर ब्लड ग्रुप कैसा है तो तुरंत ही डॉक्टर क्या बोलेगा? फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अब मदर फादर कंसेप्ट में लिख देता हूं, एक और ऐड कर देता हूं उसके अंदर। ठीक है, 3 केस लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर अगर फीमेल कैसी हो? RH नेगेटिव। अब मैं एक केस और जोड़ूंगा उसके अंदर, कोई भी मेल हो वो कैसा हो? RH पॉजिटिव। पर RH पॉजिटिव के 2 केस होते हैं, या तो DD होगा, ठीक है, या सेकंड केस आएगा फीमेल तो RH नेगेटिव है, पर जो मेल है वो RH पॉजिटिव है,
कैसा है, आर एच पॉजिटिव। पर कैसा आर एच पॉजिटिव है, डी और स्मॉल डी नहीं आया, ये तो स्मॉल डी होगा, नेगेटिव तभी होगा स्मॉल डी और स्मॉल डी होगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ये, एक भी डी आ गया पॉजिटिव, नहीं आया क्या, दो केस है। हाँ, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि यहां पर फीमेल दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव कर देते हैं, आर एच नेगेटिव, ये भी आर एच नेगेटिव। आप समझ रहे हो, आई या नहीं आई, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब समझ में आ गया, इसके केस में क्या होगा, ऑल आर एच पॉजिटिव, जितने भी ऑस्प्रिंग होंगे आर एच पॉजिटिव होंगे। इसके केस में क्या होगा, 50% आर एच, अरे हाँ, और 50% आर एच। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये निकाल निकाल तो लेते हो ना, किसी को नहीं आता तो मैं निकाल के दिखाऊं, जेनेटिक्स में सिखाया भी जाएगा आपको, आता है। अरे एक इधर मेल है, इधर फीमेल बना दो, उधर मेल बना दो, ठीक है, ठीक है। आप समझ रहे हो भाई, यहां क्या है डी डी, और यहां क्या है डी डी। भाई यहां से डी गया, ये गया, यहां से ये नहीं कर पाते क्या। अब इसका जीन जेनेटिक लेवल बनाओगे तो दो दो एलील बना दोगे। अच्छा अब बताओ इसके केस में क्या होगा, ऑल कैसे हो जाएंगे, अरे ऑल कैसे हो जाएंगे, आर एच। इसमें किसी को कोई डाउट, तो ये ध्यान रखना है, जो मेल होगा वो हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस है। अगर मेल हेटेरोजाइगस है तो 50% पॉसिबिलिटी है, अगर मेल हेटेरोजाइगस नहीं है तो 100% आरएच पॉजिटिव है। इसलिए एनसीईआरटी ने दिमाग लगाया, उसने यहाँ पर फादर मदर मेल फीमेल कोई भी, मतलब उसने टर्म ही लिखा, फीटस लिखा उसने कहा फीटस आरएच पॉजिटिव है तो केस है। पुरानी जो एनसीईआरटी हुआ करती थी पहले उसमें मदर और फादर लिखा हुआ था, वो हटाया फिर कंसेप्ट को सही करने के लिए। जब जेनेटिक्स पढ़ोगे बच्चा कंफ्यूज होता था, जेनेटिक्स में तुमने ये पढ़ा है, यहाँ ये फादर लिख रहे, फादर हेटेरोजाइगस हुआ तो समझ गए ना। तो फिर एनसीईआरटी कई बार अपडेट हुई है, फिर फीटस लिखा, फीटस का मतलब है चाहे कुछ भी हो, फीटस पॉजिटिव है तो केस होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, नेगेटिव होने का मतलब ही होमोजाइगस, अगर मदर हेटेरोजाइगस है तो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, कहां से लिखना है, ये वाला लिखना है, लिखो, उसको कुछ है ही नहीं। कुछ चीजें तो दिमाग में भी छोड़ा करो ना। सोचो हमारे टीचर थे, वो लिखने का टाइम तो छोड़ो, लिखने ही नहीं देते थे, वो कहते थे दिमाग में लिखो सब चीजें। यार क्या हो रहा है यार, देख पीछे यार, खड़े हो, खड़े हो, क्लास में ही खड़े हो, खड़े हो। अब 5 मिनट गहरी गहरी सांस लो, खड़े हो करके चलो, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे बैकबोन सीधी एकदम, हाँ थोड़ा सा सांस लो गहरी गहरी। हाँ बेटा, एंटीबॉडी बेटा, एंटीबॉडी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाएगा आईजीएम घेर के मारेगी। पूरा समझाऊंगा एक एक एंटीबॉडी का फंक्शन, पर कहां, 12th वाले चैप्टर में, ठीक है। हो गया ये सेकंड, हाँ बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं। और तुम क्या कर रहे हो, एक लाइन लिखने में 10 घंटे लगा रहे हो। आगे बढ़ रहा हूं, कोई पूछना है यहां तक, आगे चलो। ये डायग्राम बना लिया, ये अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बना दिया है कंसेप्ट समझाने के लिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव बेबी है तो कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में, दिक्कत तो है मेमोरी सेल, भाई इनसे बाइंड करेंगे ना, तभी तो यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई पहला बेबी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव हुआ तो मारा जाएगा, तीसरा पॉजिटिव हुआ मारा जाएगा। अगर सेकंड बेबी नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट यहां तक, हो गया। अरे इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, चलो
ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब सीधे मैं आ रहा हूं लिम्फ के ऊपर। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ है क्या? लिम्फ नेचर ने क्यों बनाया? लिम्फ का रोल क्या है? तो फिर खड़े होने ग्रीप ब्रीथ दिखनी चाहिए यार। हाँ, गहरी सांस। हाँ, और ठीक है, लेते रहो थोड़ा सा, जब जब तक नींद खुल ना जाए। हो गया? हाँ हाँ, देखो फीटस के लंग्स काम नहीं करती, फीटस की किडनी काम नहीं करती, समझ रहे हो ना मेरी बात? फीटस की डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करती, ये सब मदर का यूज करता है वो। प्लेसेंटा, ब्लड, यहाँ पर ब्लड पूरा एम्ब्रोलॉजी में पढ़ाते हैं इस चीज को तो। यस, ब्लड अंदर नहीं जाएगा, यहां से डिफ्यूजन होता है। 3 लेयर होती हैं जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती, उन लेयर से डिफ्यूजन होता है। मदर का फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होते, समझ रहे हो ना? लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में मेरी माँ का खून दौड़ रहा है ना, वो पिता का भी हो सकता है। समझ में आया? वो किसी का भी, ऐसे भी तो हेटेरोजाइगस कंडीशन, समझ रहे हो, ना माँ का मिले ना पिता का मिले, मैच ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ। हाँ, अब लग रहा है तू ले रहा है डीप ब्रीथ। जब तेरी लगे कि नींद सर मेरी जा चुकी है तब बैठना, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप फिर यहां बुलाएंगे, समझ रहे हो? थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएंगे उसको फिर। हाँ ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फिर नींद चली जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो उसको यहाँ यहाँ खड़ा करेंगे, बिठाएंगे उसको यहाँ पर अच्छे से, समझ रहे हो ना? क्लास से बाहर कर देंगे फिर। करें स्टार्ट? चलो हो गया होगा यार, चुप रहो। इसको ड्रॉ करो फटाफट तेजी से। बेटा लिख रहे हो ना? वो लिख लिया पहले वाला? ठीक है, नहीं हुआ? अरे स्लो लिख रहे हो, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट बेटा। अब इससे बैक नहीं जाएगा। हाँ, आगे आगे कर रहे हैं, लिख लें। हो गया? कितने रह गए? जल्दी जल्दी करो। अब बैठ जा बेटा। हो गया? फटाफट ड्रॉ करो। अच्छा एक काम करना, मैं आज शाम को अपलोड करा दूंगा डीबीबी, तो तुम उसको क्वेश्चन लगा लेना कल परसों में, है ना? और अभी मैं आज करा रहा हूँ ब्रीदिंग की और कल करा दूंगा सर्कुलेटरी की, ठीक है? एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन है मानो, है काफी है? हाँ आज 4 डलवा दूंगा क्लास के बाद, 1 घंटा मुझे चाहिए, ठीक है? मेरे पास अभी वो है नहीं, वो रखिए मेरे पास, ठीक है? मैं करवा दूंगा, क्योंकि देखो ब्रीदिंग तो पूरा आ रहा है, यहाँ ब्लड हम पूरा देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। हाँ क्या? आज जो करा दिया इतना ही आएगा, बस आज ब्लड खत्म है। ब्लड में भी 2 और चीजें हैं, लिम्फ भी ब्लड में ही आता है, मतलब फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। आगे बढ़ रहा हूं, ये लिख लो फटाफट। अगर किसी का एक आध बच्चा रह जाता है तो पड़ोसी से देख करके लिख लिया करो, ठीक है? अब ये दिमाग में रखो, एक ही बच्चे के लिए रुकेंगे नहीं हम। हो गया? अब लास्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप लिख लोगे इसे तो? ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आ जाओ लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ है क्या? आप समझो मेरी बात, एक्चुअल में पीछे हमारी बॉडी में मेन तो ब्लड ही है। मेन क्या है? अब जितने भी फ्लूइड है, चाहे वो जॉइंट में मिलने वाला साइनोविल फ्लूइड हो, आंखों में मिलने वाला एक्वस ह्यूमर हो, नहीं भरा हुआ है आंखों में, या बॉडी में तुम्हें जो भी फ्लूइड मिल रहा है इंक्लूडिंग लिम्फ, ठीक है, सीरम एटसेट्रा, जो भी कुछ फ्लूइड है वो सब ब्लड के फिल्ट, या बॉडी में पीछे बैकबोन में मिलने वाला CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड,
जितने भी तुम फ्लूइड जानते हो बॉडी के अंदर, वो सारे ब्लड के फिल्ट्रेट है। कौन है? ब्लड के फिल्ट्रेट, ब्लड के क्षणित। नेचर ने अलग अलग टाइप के फिल्टरिंग सिस्टम लगा रखे हैं, ब्रेन में अलग लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन से CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना रहा है। आंखों में अलग अलग बना रखा है, प्रोसेस बना रखे हैं, वहां भी ब्लड फिल्टर होकर के एक्वस ह्यूमर बना रहा है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अलग अलग फिल्टरिंग यूनिट लगी हुई है, ठीक है, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से लिम्फ बना रहा है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से लिम्फ बना रहा है। आप समझ रहे हो? जहां पर क्लॉटिंग होती है वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जाते हैं, तो लिम्फ से बचा हुआ पार्ट सीरम रह जाता है। यानी बॉडी में सिर्फ ब्लड का फिल्ट्रेट ही है सब जगह। अब तुम्हें इतना याद रखना है कहां पर क्या चीज फिल्टर हो गई, कहां क्या चीज रह गई, वो इनके कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लिम्फेटिक सिस्टम, तो इस तरीके से लिम्फ कैपिलरी होती है। कौन होती है? लिम्फ कैपिलरी, सिंपल सी लिम्फ कैपिलरी होती है ये इस तरह से। इनको लैक्टेल्स बोलते हैं, जानते हो ना? लैक्टेल्स, लिम्फ कैपिलरी। आप जितना भी फैट सोल्युबल विटामिन और फैट खाते हो वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में लिम्फ कैपिलरी में ही एब्जॉर्ब होता है। और जितना भी आप वाटर सोल्युबल फूड और वाटर सोल्युबल विटामिन खाते हो वो इनके अराउंड ब्लड कैपिलरी होते हैं, इन्हीं के अराउंड होते हैं ब्लड कैपिलरी, वो इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है। यानी वाटर सोल्युबल जो भी आप फूड इंटेक करते हो वो सारा सारा ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। फैट सोल्युबल जो भी फूड आप इंटेक करते हो वो सारा का सारा लिम्फ कैपिलरी में चला जाता है। कोई डाउट? क्लियर है ना बिल्कुल? और इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स होते हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। तुम्हारा जब भी टेस्ट टेस्ट संडे को है ना, टेस्ट से पहले एक में 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगा सकता हूं क्या? हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं मैं और रिवीजन कराना चाह रहा हूं, पर वो इस कमरे में नहीं, मैं ऊपर वाले हॉल में लूंगा क्योंकि यहाँ क्लास चालू हो जाती है मेरे जस्ट बाद, तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला हॉल मिला हुआ है, परमिट वही है। नहीं संडे को नहीं, संडे को, फ्राइडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सैटरडे को रुकता हूं, अभी तो मेरी टिकट है, बाई चांस मैं कैंसिल कराता हूं लास्ट टाइम पर, ठीक है, तो मैं सैटरडे को ले लूंगा। ये सैटरडे को, अगर संडे को टेस्ट होता है एक दिन पहले छुट्टी की जाती है, ऐसे बच्चा ड्रॉपर वाला बच्चा तैयारी कर ले अपनी। खाली बायोलॉजी नहीं होती है, फिजिक्स भी होती है। और मेरी बस इतनी दिली ख्वाहिश है तुम फिजिक्स में धुआं करो, ठीक है, बायोलॉजी में बादल मैं बना दूंगा। मतलब मैं इतना इतना कॉन्फिडेंट हूं, तुम बस 15 दिन दे देना, 15 दिन के अंदर तुम बस यहीं बैठ जाना, 15 दिन फिजिक्स पढ़ते रहना अपने, और बीच में आकर के 15 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी टिप्स पर करा दूंगा मैं। मजाक समझ रहे हो तुम क्या? ये मैं कॉन्फिडेंट, मतलब पूरी फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ये वाली बात में। 15 दिन जूलॉजी, ऐसे ही तरुण सर को रोक लेंगे, 15 दिन बॉटनी, ठीक है, समझ रहे हो? 2-2 घंटे पर डे देंगे आपको, बस एक दिन में एक चैप्टर यहीं याद, ठीक है, और दिन में यहीं याद, मजा इतना इतना है। क्योंकि कोटा में ही मैंने 2 क्लासें ली थी, 2 क्लासों को सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो समझ रहे, इस तरीके से हम लोग करते थे टेस्ट से पहले, तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला था, ठीक है, समझ रहे, तो वो रिजल्ट हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें फिजिक्स पर मतलब पूरे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स में तुम्हें करना होगा, क्योंकि उसके लिए 2 बैच बनाए थे, वो बच्चों को बनाए थे जो फिजिक्स में अच्छा कर रहे थे, तो उनको बायो हम करा देंगे, आ जाओ तुम, ठीक है, तुम टेस्ट फिजिक्स अच्छा कर लो, समझ गए ना? बस तुम फिजिक्स कर लो, और फिजिक्स में ये नहीं कह रहा तुम बहुत मास्टरी करो, फिजिक्स के बेसिक अच्छे कर लो, नीट में आता ही नहीं है बहुत ज्यादा। वो कराया मैंने बोला था, तो मेरे पीछे मुझे बताया कि सर किया था हमने फिजिक्स के लिए अलग बैच ब्रेक हुआ था ना। हाँ, तो बच्चे नहीं हुए थे उसमें ब्रेक, ठीक है, मुझे ये बताया कि सर जो हमने किया उसमें बच्चे सिर्फ 4-5 बच्चे आए क्या, तो मुझसे कुछ और कहते हो और वहां कुछ और हो जाता है। अभी एक, चलो ठीक है, अभी ऑफलाइन में एक सर हैं जो बेंगलोर से आ रहे हैं, ठीक है, हाँ कल आ रहे हैं, तो एक बार और मैं ट्राई करके देखूंगा, ठीक है, मतलब उसमें ये था। हाँ बेटा,
हो सकता है। कुछ भी नहीं करना है, मैं सच कह रहा हूं, जितना अगर यहां जो टीचर करा देना, मैं गारंटी ले रहा हूं जितना मैं करा दूंगा उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं बताऊं, अब तुझे इतनी गारंटी लेनी है, तुझे इतनी गारंटी लेनी है कि सर जो आप करा दोगे वो मैं कर लूंगी, ये गारंटी तेरी होनी चाहिए। ये मेरी गारंटी है, जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं रिवीजन भी करा दूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, मैं करा दूंगा। बायो में बायो की जिम्मेदारी ले सकता हूं, फिजिक्स की तुम्हें लेने पड़ेगी। और फिजिक्स में सच कह रहा हूं, टिपिकल नहीं आ रही है फिजिक्स। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के। अगर तुमने फिजिक्स के 70% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 70 में ज्यादा बोल गया, 60 भी कर लिए, समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री लेकिन पूरी करना पड़ेगी, ठीक है, केमिस्ट्री बायो पूरी कर लो, फिजिक्स से 60% क्वेश्चन भी कर लो, कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। हाँ जोर से बोल। एक दो वो जरूरी है, वो तो प्रैक्टिस कराना है तुम्हारी कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन एक आध ज्यादा बाहर से आ सकते हैं ऐसे, वहां पर भी इस बार भी 7 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, पता है, बायो में। हाँ हम तो करा देते हैं, तो डाउट पूछा करो ना करके, मैं बैठा हूं, पूछना करके, ठीक है, समझे। तो अगर कोई क्वेश्चन एक आध चला जाए तो डरना नहीं है, टेस्ट में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी का आ सकता है। इस बार भी 7 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ठीक है, पर हम लोग कराते हैं उन चीजों को, तो वो चीजें कर लेते हैं बच्चे, हाँ सारे कर लेते हैं, कंसेप्ट के अंदर ही सब चीजें इंक्लूड थी। वापस आ रहे हो, इधर आ जाओ, एकदम एकदम साइलेंट पीछे। बस मुझे ये प्रॉमिस करना है कि हर टेस्ट के अंदर फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव करने हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, केमिस्ट्री में ये लोग करा देंगे। फिजिक्स थोड़ी इसलिए मैं डरता हूं क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस किया, बच्चों के अंदर एक फोबिया होता है, डर, और डर उसको आगे बढ़ने से रोकता है। बस फिजिक्स टिपिकल नहीं है, डर टिपिकल बना देता है, समझ गए ना। बहुत डीप नहीं जाना फिजिक्स के अंदर, सुपरफिशियल रहना है, ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ना है और छोटे छोटे क्वेश्चंस की कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। जहां टिपिकल क्वेश्चन है छोड़ दो, आएगा ही नहीं भाई, आ भी जाए क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से थोड़ी ना कुछ हो रहा है, तो तुम वैसे भी छोड़ोगे, समझ गए हो, समझ गए ना मेरी बात। हाँ वापस आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये तो बेटा दिख रहे हैं क्या, ब्लड कैपिलरी, ये क्या दिख रहे हैं बेटा, ब्लड कैपिलरी। और नीचे जो दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं आपको, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। अगर मैं आपसे कहूं, समझना मेरी बात, मैं आपसे कहूं यहां से धीरे धीरे, भाई कैपिलरी से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जानते हो ना, क्योंकि यहाँ होल होते हैं इसके अंदर, जानते हो ना, कैपिलरी में हल्के हल्के होल होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब पोर साइज थोड़ा उनका बढ़ा हुआ होता है। हाँ सारी कैपिलरी में न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हैं ना यहाँ से, पोर का मतलब गैप थोड़ा जब खिंचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर समझना मेरी बात, धीरे धीरे क्या करेगा, यहां से ब्लड फिल्टर होगा, नीचे आएगा। जब ब्लड फिल्टर होकर नीचे आएगा तो एक फ्लूइड बनेगा, यहां पर एक फ्लूइड, सेल्स के बीच में क्या बनेगा, एक फ्लूइड, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो भर रहा है ना अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, ये बन गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, भाई ये हो गया फ्लूइड। अभी लिम्फ नहीं है, अभी लिम्फ नहीं है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कोई डाउट। अच्छा, और ये सेल दिख रही है ना आपको ग्रीन कलर की, ये क्या है भाई, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, कोई डाउट, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्लूइड यहां से कहां पहुंचेगा भाई, ये भी डिफ्यूज होगा, इसमें पोर साइज होगा, ये भी डिफ्यूज कहां पहुंचेगा, लिम्फ कैपिलरी में, धीरे धीरे लिम्फ कैपिलरी में, यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्टर होगा और क्या बन जाएगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते बन गया क्या, लिम्फ। लिम्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर आरबीसी नहीं रहते, क्लियर है बिल्कुल। तो ये जो बन गया ना व्हाइट कलर का, ये क्या है, लिम्फ।
लिम्फ कैसे बना? लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस, भाई ब्लड में से क्या क्या निकाल दिया आपने, यहां तक पहुंचते पहुंचते ब्लड में से आरबीसी गायब हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स भी गायब हो जाते हैं, प्लेटलेट्स। और जो बड़े साइज के प्रोटीन होते हैं लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, वो भी गायब हो जाते हैं। लार्ज प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन, वो तो रहते हैं मैक्रो प्रोटीन। तो अगर ब्लड में से आपने इन तीन चीज को निकाल दिया तो क्या बचेगा? लिम्फ। आप समझ गए ना? लिम्फ एक तरीके से मिडिलमैन का काम करता है। क्या काम करता है? एक्ट एज मिडिलमैन, एक्ट एज मिडिलमैन। भाई जहां तक ब्लड नहीं पहुंचता वहां ये पहुंचता है, समझ रहे हो? भाई काम तो कर रहा है ना आपका वो मीडिएटर जो भी है, ठीक है, वहां की रिक्वायरमेंट यहां पूरी कर रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट वहां पहुंचा रहा है, ठीक है, बीच का मीडिएटर है ये, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, फिल्ट्रेट है, तो मिडिलमैन की तरह काम करता है, एक्ट एज मिडिलमैन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? भाई न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, ठीक है, गैसेस भी हो सकती हैं, एटसेट्रा। समझ रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो ये है लिम्फ। कोई डाउट? अब एक लाइन में मैं लिखाऊंगा ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस, 2 मिनट का है वो, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा आपको। ये तो कंसेप्ट था कि एक्चुअल में पता हो लिम्फ होता क्या है। अब जो डिफरेंस लिखा रहा हूं मैं, इधर लिम्फ लिख दूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है, ब्लड हो जाएगा, या ब्लड लिख दूंगा उसका, बस हो गया ना। ये तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बस समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या है लिम्फ, ठीक है। स्लाइड चेंज। अब डिफरेंस बिटवीन लिम्फ और इसकी अगर मैं बात करूं तो एक लाइन का है, मैं एक तरफ लिखूंगा लिम्फ और एक तरफ लिखूंगा ब्लड, उल्टा कर देना ब्लड हो जाएगा। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड लिख देता हूं उधर, ठीक है, इधर लिम्फ लिख देते हैं। अच्छा लिम्फ इधर लिखा हुआ है, कोई नहीं, पहले लिम्फ लिख देते हैं, समझना, इधर ब्लड लिख देते हैं। चलो अगर ब्लड की बात करते हैं, ब्लड कैसा होता है? कलरलेस है, कलर्ड? कैसा कलर होगा? क्यों होगा रेड कलर? आर बी सी प्रेजेंट है, मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये कैसा होगा? क्यों होगा? आर बी सी एब्सेंट है। कोई डाउट? अच्छा डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, अगर अगर मैं यहां बात करता हूं डब्ल्यू बी सी, मोर होंगे लेस? भर भर के। डब्ल्यूबीसी का जो घर है ना वो एक्चुअल में लिम्फ है, लिम्फ में भर भर के होते हैं, यहां डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लगभग कितने, 6000 से ब्लड में इतने होते हैं पर MMQ, यहां भर भर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो, हाँ, काउंट नहीं है, लिम्फ घर है, भरे हुए हैं यहां पर। काउंटिंग कहां की जाती है? ब्लड के अंदर, वहां कितने पहुंचते हैं, यहां से निकल करके वहां आ गए, अचानक से इन्फेक्शन के टाइम में पैदा थोड़ी ना हो जाते हैं, डायबिटिस करके लिम्फ से ब्लड में आ जाते हैं। जैसे भाई सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का घर कहां होता है? कैंट एरिया, हर शहर में कैंट एरिया होता है, वहां तुम्हारी एंट्री नहीं होती, सिविलियन नहीं घूमते, और सोल्जर्स कभी सिटी में टैंक लेके नहीं घूमते, नहीं है शॉपिंग करने जा रहे हैं टैंक लेकर के, नहीं समझ, ऐसा होता है क्या? पर सिटी के अंदर अगर टैंक लेके सोल्जर्स घूम रहे हैं तो क्या इंडिकेटर है? कुछ गड़बड़ है, हमला हुआ है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, आप समझ लो, नक्सली भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वहां भी सेम ये हालत है, जगह जगह पे समझ रहे हो ना, ये चल रहा है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, यानी कोई अटैक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ब्लड में इसलिए बहुत कम होते हैं, उनका नंबर बढ़ जाए, कैंटीन से निकल निकल के ब्लड में आ जाए तो इंडिकेटर है कुछ अटैक है, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स नंबर क्या होगा यहां पर? लिम्फ के अंदर होगा ही नहीं, एब्सेंट, यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटीन,
प्रोटीन यहां पर क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेस कह सकते हो, ओनली माइक्रो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो वाले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां का प्रोटीन की बात, अच्छा कितने होते हैं लेस में भी, कितने, लगभग 4% के आसपास, क्योंकि एल्बुमिन होते हैं अकेले 4%। यहां पर अगर प्रोटीन की बात करूं तो मैं 7%, क्योंकि तीनों ही टाइप के प्रोटीन होते हैं, आप समझ गए ना मेरी बात, मैक्रो माइक्रो दोनों ही प्रेजेंट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही प्रेजेंट हैं। अच्छा, अगर मैं ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन की बात करता हूं, ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन, कल रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं, कल इसको मैं आगे तेजी से ले चलूंगा, ठीक है। यहां पर मोर होगा या लेस, ड्यूरेशन ध्यान रखना, यहां पर मतलब लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा ड्यूरेशन, क्यों, क्योंकि यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का सोर्स बहुत कम है, इंजर्ड टिश्यू से जो निकलता है उतना ही है, तो टाइम लगेगा, क्लॉटिंग ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अरे प्लेटलेट्स में क्या निकल रहा था, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके अलावा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से निकलता है, इंजर्ड टिश्यू से, इंजर्ड टिश्यू तो है ना, का टाइम लगेगा, जबकि यही ड्यूरेशन यहां पर क्या शॉर्ट हो जाएगा। ये इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सारे, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। यहां तक आज फिनिश करते हैं, ठीक है, हमारा यहां तक का टेस्ट का पार्ट पूरा हो चुका, क्लियर, टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है, ब्लड पूरा हो चुका, लिम्फ पूरा हो चुका। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी ब्लड वेसल्स, कल हम ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी पाथवे और हार्ट पर आ जाएंगे, कल मैं ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। कल के बाद 2 क्लास और होंगे, इसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन इसके तुम्हें वो उसकी मिल जाएगी, डीबीबी इसकी लगानी है, आज कोशिश करना रात में जितनी लगा पाओ उसकी रेस्पिरेटरी की, या कल रेस्पिरेटरी की लगा लेना, ठीक है, वो आज ही मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा 1 मिनट और रुको, अच्छा सर्कुलेटरी पाथवे चालू होगा अब, ठीक है, नहीं सर्कुलेटरी पाथवे नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ये कर लेना है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं 8-10 क्वेश्चन ये लगा लेना। ठीक है, इसको आगे कर लोगे देख, हाँ बेटा, ब्लड ग्रुप, जोर से बोल, विलियम हार्वे, नहीं ब्लड ग्रुप कौन दिया था, नहीं नाम तो साइंटिस्ट का हिंदी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में ना, ना विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम दिया था, समझ रहे हो ना, जूलॉजी में साइंटिस्ट ज्यादा नहीं है, समझ गए ना, और सने भी ज्यादा नहीं दे रखी, बायोटेक में दे रखी है, बस उतना ही कर लेना सभी सेंटर।